एवरीवन, तो देखते हैं आपका लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर और इसमें जो आंसर की है, ठीक है, उसमें कितने आंसर आपके बन रहे हैं। तो ये सेट रहेगा सेट ए, ठीक है। अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर जो है आपका आएगा। ठीक, तो चलिए मैच कर लेते हैं, देखते हैं आपकी आंसर कितना आपका जो है सही बना है। अपना स्कोर बाद में आप मुझे बताना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इसमें समर्थन करेगा वो कौन सा करेगा। ए ऑप्शन है कि सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन है कि वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो देखो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों के जो है जांच करनी चाहिए। कथन हमारा सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, ठीक है, लेकिन कार्य यहाँ पर जो है मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि ए ओ आर दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो मैच नहीं कर रही है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? किस्मत को। किस्मत तो हो ही नहीं सकती। कार्य कठिनाई को, जो उसको टास्क मिला है, ठीक है, उसकी क्योंकि उसे अंकों से प्रॉब्लम है, उसको जो है अंक समझ में नहीं आते हैं। तो कोशिश की कमी हम नहीं कह सकते कि उसने वो कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश तो वो कर रहा है, लेकिन योग्यता का अभाव है, लैक ऑफ एबिलिटी है। यानी उसकी जो गणित है, गणित में उसकी क्या है, उसकी एबिलिटी उतनी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इसीलिए उसको क्या है कि अंकों की समझ उसे नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एबिलिटी हम इसे कहेंगे, योग्यता का अभाव कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। तो क्योंकि क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो हमें देखना है कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो, तो गलत हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ में जो है काम प्रदान करना, या फिर उन्हें कोई सहायता नहीं देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा काम देना जो भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित को और उसे पूरा कर सके नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना, कोई डाउट इसमें नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका वो कैसी होती है? प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं, एक सुविधा दाता के रूप में होती है, ठीक है। और जो का तो वो लागू नहीं कर सकते, ठीक है। शिक्षक निर्धारित का जो पाठ्यक्रम होता है उसको हम जो का तो लागू नहीं कर सकते, वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे, तो यहाँ पर जो है फिर जब बच्चे किसी चीज में अटकेंगे, कोई कॉन्सेप्ट में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करेगा, है ना, इसीलिए उसको सुविधादाता के रूप में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और साधित करते हैं, या फिर अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। इसीलिए उन्होंने जो है 9 प्रकार की बुद्धियों का विश्लेषण किया है, 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ठीक, तो क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, ठीक है, सही बात है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, ये भी सही बात है। तो दोनों ही यहाँ पर जो है गलत सही हो जाएगा। तो हमारा ए भी सही है और जो दो है आर भी सही है, इसकी व्याख्या भी जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास का अर्थ, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, नहीं। विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है, ये जो है सही है, ठीक है। चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अपनी प्राइवेट या फिर इनर स्पीच के द्वारा, जिसे हम कहते हैं आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा।
ठीक है, ये ब्लर है, पिक्चर दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा का पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। संरचनावाद क्या कहता है कि बच्चों को आप खुद खोजने दो, ठीक है, बच्चे जो है सीखने में जो है समर्थ होते हैं तो उनको करने दो। व्याख्यान विधि काम नहीं करेगी, वीडियो दिखाना, निर्देशित खोज नहीं, पावर पॉइंट का हाँ यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा निर्देशित खोज, खोज के माध्यम से वो खुद खोजेंगे अपने तरीके, ठीक है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा निर्देशित खोज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। सीखने के लिए स्मृति तकनीक नहीं है तो कौन सी नहीं है, रटने व दोहराव वाली, स्मृति सहायक विधियां, विस्तृत दोहराव, या फिर जो है संकल्पना चित्रण। तो रटने और दोहराव पर हम जोर थोड़ी ना देते हैं, उससे क्या होता है कि टाइम के बाद में हम भूल जाते हैं, तो स्मृति जो है निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, मेमोरी जो है गायब हो जाती है अगर हम किसी चीज को रटते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की विशेषता नहीं है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित, तथ्यात्मक जानकारी पर जो आधारित होगा उसमें जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है इसमें कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, सही बात है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ये तो हम कहते हैं कि हमेशा ही गलत होता है, मानकीकरण को अपनाना है ना, सुनिश्चित पाठ्यचर्या को अपनाना तो गलत हो जाएगा, तो ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन वह एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह जो अवधारणा है प्रदर्शित करता है क्या, समायोजन को, संरक्षण को, अहम केंद्रिता को, वस्तु स्थायित्व को। तो ये करता है एजिमिलेशन को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने समायोजन दे दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था समावेशन या फिर आत्मसातीकरण। तो इंग्लिश में इसका जो है हम सारा लेना पड़ेगा हमें, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर किसी ने समायोजन भी लगाया है तो उसका आंसर सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या फिर एक व्यक्ति की क्या निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता पूरी तरह क्या निर्धारित करता है, जेंडर को या फिर सीखने की कला को या फिर सेक्स को या फिर शैक्षणिक सफलता को। तो ना तो जेंडर को करता ना सीखने की कला, ये तो किस पर आधारित होती है, समाज इसको निर्धारित करता है, आनुवंशिकता द्वारा थोड़ी ना निर्धारित होती है। सेक्स जरूर जो है आनुवंशिकता पर डिपेंड होता है, यानी कि जो लिंग होता है, ये लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है, वो तो जो है हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें खाली हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शैक्षणिक सफलता भी किस पर डिपेंड करेगा, समाज के ऊपर, ठीक है। सीखने की शैली या फिर जेंडर, जेंडर भी कौन निर्धारित करता है, जिसे हम कहते हैं जेंडर भूमिकाएं या फिर जेंडर जो निर्धारित करता है वो कौन करता है, समाज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उसकी प्रगति को सुनिश्चित करना है, सही है। तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे और व्याख्या भी जो है सही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। जब बच्चा क्या करता है, रिपीटेड बिहेव करता है, रिपीटेड बिहेव जो आपको देखने को मिलता है ऑटिज्म में मिलता है, यानी कि स्वालीनता में मिलता है, ठीक है। स्वालीन कर्म विकार की विशेषता यह है कि उसमें जो है दोहराव की प्रकृति बच्चे में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो या फिर अधिगम पर बल, दोहराव या रटने पर आधारित होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है या फिर उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या फिर कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या पाया जाता है।
जो जो डिसलेक्सिया लर्निंग डिफिशिएंसी वाले बच्चे होते हैं, तो उनमें देख क्या आपको आमतौर पर दिखाई देता है कि नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी नहीं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है नहीं, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर उन्हें भ्रम हो जाता है। ठीक है, ये उनमें कॉमनली देखा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधिनिष्ठ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाएगा? तो देखो, इस तरीके से फेरबदल लाइफ में होना, ठीक है, और एडजस्टमेंट में कमी होना, तो निगमनात्मक अवधि या फिर उसको सहज काल हम कहे या फिर उसको मूल काल कहे, नहीं, उसको हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, संवेदनशील अवधि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? विभिन्न जेंडर यानी कि लड़का लड़की की जो भूमिका है, पूर्व कल्पित सामान्यीकरण जो चलता आ रहा है, ठीक है, उसी को मतलब उसी घिसी पिटी चीजों को लोग फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। तो ये जो भूमिकाएं बना दी गई है समाज के द्वारा, जिन्हें हम जेंडर व्यवहार करते हैं, तो वो कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समावेशी कक्षा में क्या होगा? विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठ्यचर्या पर काम करते हैं या फिर सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं, या फिर विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जाता है, या फिर सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। देखो, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, ठीक है, या फिर सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर जो है बी भी हो सकता है, इसका आंसर 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो पता नहीं बोर्ड क्या मानेगा, क्योंकि ये भी सही है, ठीक है, बी भी सही है और यहाँ पर 4th भी सही है। ज्यादा इसमें इफेक्टिव हालांकि जो डी है लग रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अभी इसको जो है डाउट में आप छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसको आप जो है माइनस करके चले। क्वेश्चन नंबर 24 है, आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन जब आप पूछा जाता है तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो क्या होना चाहिए? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, या फिर छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, ठीक है, नहीं। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास है, नहीं। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कुछ बच्चे 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। ठीक है, एक ने 12 में स्टार्ट कर दिया, दूसरे ने 20 महीने तक भी नहीं किया। ये व्यक्तिक विकास की दर का अंतर जो है माना जाता है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है कथन ए भी सही है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो कैसा है? मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था कि इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यह उचित है, यानी कि वो उन नियमों को नहीं मान रही है जो समाज ने उसके ऊपर थोप दिए हैं, वो अपने हित की बात कर रही है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जब व्यक्ति अपने हित की बात करे और उन नियमों को जो उसके काम के नहीं है, जो विशेष परिस्थिति में उसके काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी मतलब नैतिकता को फॉलो करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा
पहला है सामाजिक सरोकार और विवेक, दूसरा है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व तांत्रिकता। तो आंसर हो जाएगा नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ठीक है। छात्र हमेशा कुछ लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षा करते उन्नत गति से सीखते हैं। तो आंसर जो है बी ज्यादा साइकोलॉजिकल है, ज्यादा मनोवैज्ञानिक जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वर्गीकरण तो तीसरी की है, यहाँ पर तो दूसरी अवस्था की विशेषता बतानी है, तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद एनिमिस्ट। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है समझे हैं। तो 30 में से कितना आपका स्कोर बना है मुझे जरूर बताना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।